पीएचडी ये कह रही है कि जब भी इलेक्शन होंगे हम एक साथ मिलकर एक प्लेटफॉर्म पे लड़ेंगे और भाजपा को हराएंगे। क्या आपको लगता है ये चीज़ें पॉसिबल हैं भाजपा को हराना? और कश्मीर में किस तरह जो है आपके जो आप इल्ज़ाम लगता है आर्टिकल 370 आपने तोड़ा, अब किस तरह कश्मीर के लोगों को ट्रस्ट जीतेंगे आप? ये होता है कि राजनीतिक कोई सभा चल रही है तो मैं भाषण में कोई भी बात कर दूं, लेकिन मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति के सामने बैठा हूं। आपका चैनल बहुत लोग देखते हैं, ये कोई जबरदस्ती की चापलूसी नहीं है, इसकी रीच बहुत है और मैं यहाँ पे ऐसी कोई भी गलत बात नहीं कहूँगा जिससे इस चैनल की शान में कोई कमी हो, क्योंकि आप बड़ा सोच समझ के इंटरव्यू लेते हैं। ऐसी कोई भी बात गलत नहीं करूँगा, फॉल्स नहीं करूँगा जिससे इस चैनल की शान में कमी हो। और इसके साथ साथ मैं एक बहुत बड़ी पार्टी का एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, इस देश की नहीं इस दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का एक जिम्मेदार कार्यकर्ता हूँ और उस जिम्मेदारी को समझते हुए अपनी राजनीतिक सूझबूझ का पूरा इस्तेमाल उपयोग करते हुए मैं इस नतीजे पे हूं कि भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पे सरकार बनाएगी। पीएचडी की इस चुनौती को, इस चैलेंज को भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करती है। पीएचडी का आपने देखा होगा, पीएचडी ने अभी पिछला चुनाव भी इकट्ठा लड़ा। ऊपर से तो ये एक है, नीचे से इनकी आपस में इतनी लड़ाई लग चुकी है। मैंने खुद सुना है, महबूबा जी के मुख से सुना है कि जो फारूक अब्दुल्ला साहब ने स्कैम किया है जेकेसीए में, क्रिकेट एसोसिएशन में 40 करोड़ का स्कीम है। महबूबा जी ने चिल्ला चिल्ला के बोला है कि इसमें फारूक अब्दुल्ला साहब अंदर जाने चाहिए। और आज जब ईडी इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, आज महबूबा जी बोल रही है नहीं, फारूक अब्दुल्ला साहब पीएचडी के पार्ट हैं, सेंटर जबरदस्ती इन्वेस्टिगेट कर रही है। अब मुझे ये बताइए, क्या महबूबा जी तब गलत बोल रही थी, झूठ बोल रही थी, या महबूबा जी आज झूठ बोल रही है? एक बार 2014 की आप स्पीचेस निकालिए, महबूबा जी की स्पीचेस निकालिए। महबूबा जी ने ये कहा था कि 2014 में मुझे वोट दे दीजिए, मैं बीजेपी को रोकूंगी, यही बोला था ना। तो चुनाव खत्म होते ही बीजेपी की पीडीपी बीजेपी की गोद में बैठ गई। तो अब ये किस मुंह से बोल सकते हैं कि भाई बीजेपी को हमने रोकना? उससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी की गोद में खेल चुकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के युवराज का पालन पोषण, राजनीतिक पालन पोषण अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार की गोद में हुआ है। तो मुझे बताइए, इनके पास कौन सी अथॉरिटी, मॉरल अथॉरिटी है कि ये लोगों को फिर बताएं बीजेपी को रोकना है? मैं आपको स्पष्ट बात कहूंगा, आज चुनाव होते हैं तो इनके जो मीडिएटर्स हैं या ये खुद दिल्ली के दरवाजे खटखटाने चलेंगे, हमें जगा दीजिए। क्या आपने नहीं सुना पीछे नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई दिग्गज नेताओं ने कहा कि भाई 2014 में हम भी लाइन में थे, हम भी दिल्ली के संपर्क में थे, भाई हमें जगा दीजिए। तो आज किस मुंह से ये बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को रोक? इसके अलावा पूरे देश से आवाज़ें आ रही, जो भाजपा है वो एंटी माइनॉरिटीज़ पार्टी है, तो ये क्यों आ रही फिर आवाज़ें? अगर आप बोलते हैं कि इस तरह की सोच नहीं है, हमें ये सब चीज़ें इंटरनेट में ट्रेंड करते हुए नजर आती हैं कि भाजपा को आज भी कहा जाता है एंटी माइनॉरिटीज़ पार्टी। भाजपा के खिलाफ और क्या पॉइंट मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहा है ना। एक भी कोई इंसिडेंट बताइए जहां पे मजहबी, जहां पे धार्मिक किसी इंसिडेंट में भारतीय जनता पार्टी इन्वॉल्व रही हो। आपके स्पोक्स पर्सन जो नुपुर शर्मा, उन्होंने जो इतना बड़ा बयान दिया और देश में तहलका मचा, क्या आपको लगता है कि इससे ठेस नहीं पहुंची मजहब को? मैं आपको बताऊंगा, देखिए, किसी इससे कोई बड़ी चीज होनी चाहिए। एक व्यक्ति की लाइन को पार्टी की लाइन नहीं मानना चाहिए। वो एक व्यक्ति नहीं था, वो इस टाइम आपके स्पोक्स पर्सन टीवी पे थे, तो वो आपकी एक सोच थी टीवी पे। जिस टाइम आप नेशनल टीवी पे किसी स्पोक्स पर्सन को बेचते हैं, वो एक पार्टी को बेचते हैं आप, तो क्या आपको लगता है वो गलत था? ठीक है ना, ये बात आपको लगता है वो गलत था? आपने कहा कि वो गलत। जवाब सुनिए, मुझे बताइए, यहाँ पे यासीन मलिक ने इतने कत्ल किए, ठीक है ना, उसने कन्फेस भी किया, तो क्या किया आपने उसे? जो एक संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में चीजें हैं, उसी में आपने किया ना, उसके अलावा कोई किया? वरना एयरफोर्स के ऑफिसर्स को, परिवार को उसने हिट किया, उसके बाद उसने कन्फेस भी किया। इससे बड़ी गलती क्या हो सकती है? इससे बड़ा जुर्म क्या हो सकता है? क्राइम क्या हो सकता है? तो क्यों नहीं फांसी दी? आप चाहते हैं कि चुनी हुई सरकार मिले, और कब भाजपा सरकार, क्योंकि मैं से सवाल ये पूछ रहा हूँ कि लोग हमेशा ये कहते हैं कि जब भाजपा का मन हो तभी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे। क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन जो है कब होंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो विश्वास रखती इंस्टीट्यूशंस में, संस्थाओं में। भारतीय जनता पार्टी एज ए पार्टी ये डिसाइड नहीं करेगी कि
चुनाव कब होंगे। एज ए पार्टी हम ये करेंगे कि भाई मीटिंग कहाँ होनी है, ब्लॉक प्रेसिडेंट का हमारा क्या काम है, जिला अध्यक्ष का हमारा क्या काम है, ये पार्टी का काम है, पार्टी के तंत्र में होता है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को कुछ नहीं पता कि बाकी क्या होना। आपको क्या लगता है जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस कब होंगे? जहां तक बात आती है सरकार की, सरकार ने अपनी कंसेंट देनी होती है, रिकमेंडेशन देनी होती है, और सरकार ने कहा है कि वी आर रेडी टू होल्ड इलेक्शंस इन जम्मू एंड कश्मीर। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक प्रोसेस करना होता है, जैसे इस वक्त रैशनलाइजेशन ऑफ पोलिंग बूथ हो रहा है, देन वोटर लिस्टें तैयार होंगी नई कॉन्स्टिट्यूंसीज के तहत, देन बाई सितंबर 30 इनका एक टाइमलाइन फिक्स हुई है कि भाई एडिशन और डिलीशन होगा 30 सितंबर के बाद। यदि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चाहे तो इसी साल के अंत में, अन्यथा अगले साल के प्रारंभ में चुनाव हो सकता है। मेरा ऐसा मानना है, हम भी चूंकि एक पॉलिटिकल एनिमल है, जितना हमें इंफॉर्मेशन है या जितना हम अपनी इंट्यूशन से कह सकते हैं, मुझे लगता है कि इस साल के अंत में चुनाव हो सकता है। क्योंकि जितनी भी पार्टीज, अपोजिशन पार्टीज, वो आपके बयानबाजी पे ध्यान रखती है कि भाजपा क्या बोलती है, किस तरह के बयान देती है, उसी तरह जो है जम्मू कश्मीर में होता है। क्योंकि ये कहा जाता है डिलिमिटेशन कमीशन बनी या कुछ भी बना तो उसके बाद जो है आप पे इल्ज़ाम लगे। मुझे ये बताइए कि पीएचडी ये कह रही है कि जब भी इलेक्शन होंगे हम एक साथ मिलकर एक प्लेटफॉर्म पे लड़ेंगे और भाजपा को हराएंगे। क्या आपको लगता है ये चीज़ें पॉसिबल हैं, भाजपा को हराना? और कश्मीर में किस तरह जो है आपके जो आप पे इल्ज़ाम लगता है आर्टिकल 370 आपने तोड़ा, अब किस तरह कश्मीर के लोगों को ट्रस्ट जीतेंगे आप? पीएचडी की इस चुनौती को, इस चैलेंज को भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करती है। पीएचडी का आपने देखा होगा, पीएचडी ने अभी पिछला चुनाव भी इकट्ठा लड़ा। ऊपर से तो ये एक है, नीचे से इनकी आपस में इतनी लड़ाई लग चुकी है। एक बात। दूसरी बात, मुझे नहीं लगता है कि इनके पास कोई एक मॉरल अथॉरिटी है जिस बेस पे ये लोगों के बीच में जा सकते हैं। मैंने खुद सुना है, महबूबा जी के मुख से सुना है कि जो फारूक अब्दुल्ला साहब ने स्कैम किया है जेकेसीए में, क्रिकेट एसोसिएशन में 40 करोड़ का स्कीम है। महबूबा जी ने चिल्ला चिल्ला के बोला है कि इसमें फारूक अब्दुल्ला साहब अंदर जाने चाहिए। और आज जब ईडी इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, आज महबूबा जी बोल रही है नहीं, फारूक अब्दुल्ला साहब पीएचडी के पार्ट हैं, सेंटर ज़बरदस्ती इन्वेस्टिगेट कर रही है। अब मुझे ये बताइए, क्या महबूबा जी तब गलत बोल रही थी, झूठ बोल रही थी, या महबूबा जी आज झूठ बोल रही है? एक बात। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूँगा, पीएचडी सिर्फ जो ऊपर का गठबंधन हुआ है, नेताओं का गठबंधन हुआ है, इन दोनों को, इन दोनों दलों को, इन दोनों पार्टियों को, इन दोनों परिवारों को अपना राजनीतिक अंत दिख चुका है। राजनीतिक जिसे कहते हैं समाप्ति दिख रही है इनको। इस वजह से ये ज़बरदस्ती एक मतलब आपस में गठबंधन करके दोबारा से उस सत्ता को पाना चाहते हैं। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जो ये 370 हटा, 370 तो मुझे लगता है कि बहुत सारी इसमें अंदर की इन्होंने लाइंस खुद ही डिलीट कर दी थी, लेकिन एक ज़बरदस्ती की सेपरेटिज्म की, अलगाववाद की एक दिशा उन्होंने वहाँ पे अभी रखी हुई थी। अभी तक इसी 370 के कारण उमर अब्दुल्ला जैसा चीफ मिनिस्टर असेंबली में ये कह रहा था कि भाई मर्जर पूरा नहीं हुआ है। मतलब उस दिशा को समाप्त करने के लिए 370 को हटाया गया। ये भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो था। जहाँ तक बात आती है भारतीय जनता पार्टी की, मैं आपको मसूद साहब वसूख से कहता हूँ और एक जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी को लोग इस वक्त बहुत उम्मीदों से, बहुत आशाओं से, बहुत आकांक्षाओं से देखते हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ कि इतनी पूरी हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनके उभर आएगी और हम सरकार बनाएंगे। न सिर्फ जम्मू में, कश्मीर के रीजन में भी, कश्मीर संभाग में भी भारतीय जनता पार्टी का इस वक्त बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं लोग। और एक ही उम्मीद इनके पास बची हुई है, क्योंकि पीडीपी और एनसी, इनके पास कोई भी मॉरल ग्राउंड्स नहीं है कि वो लोगों के पास जाएं, वो कश्मीर के लोगों के पास जाएं। क्योंकि पहले भी उन्होंने बहुत बार बोला, 2014 की आप स्पीचेस निकालिए, महबूबा जी की स्पीचेस निकालिए। महबूबा जी ने ये कहा था कि 2014 में मुझे वोट दे दीजिए, मैं बीजेपी को रोकूंगी, यही बोला था ना। तो चुनाव खत्म होते ही बीजेपी की, पीडीपी बीजेपी की गोद में बैठ गई।
तो आप ये किस मुंह से बोल सकते हैं कि भाई बीजेपी को हमने रोकना है? उससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी की गोद में खेल चुकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के युवराज का लालन पालन, पालन पोषण, राजनीतिक पालन पोषण अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार की गोद में हुआ है। तो मुझे बताइए इनके पास कौन सी अथॉरिटी, मॉरल अथॉरिटी है कि ये लोगों को फिर बताएं बीजेपी को रोकना है? मैं आज आपको स्पष्ट बात कहूंगा, आज चुनाव होते हैं तो इनके जो मीडिएटर्स हैं या ये खुद दिल्ली के दरवाजे खटखटाने चलेंगे, हमें जगा दीजिए। क्या आपने नहीं सुना पीछे नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई दिग्गज नेताओं ने कहा कि भाई 2014 में हम भी लाइन में थे, हम भी दिल्ली के संपर्क में थे, भाई हमें जगा दीजिए। तो आज किस मुंह से ये बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को रोकना है? ये लोगों को समझ आ चुका है, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा विकल्प है जो जम्मू कश्मीर को विकास की राह पे ले जाएगा, जो जम्मू कश्मीर को सुरक्षा की राह पे ले जाएगा, क्योंकि लोग स्ट्रेट फॉरवर्डनेस में यकीन रखते हैं, लोग सच्चाई में यकीन रखते हैं। और ये 370 को एकदम लोगों ने डाइजेस्ट किया। कहीं पे भी एक प्रोटेस्ट आपने 370 के बाद देखा, कहीं पे भी कोई सेमिनार देखा, कहीं पे भी कोई बात देखी, लोगों ने डाइजेस्ट किया कि ये सच्चाई है, इसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन ये जो दो चेहरे लेके निकल रहे हैं, इनको लोग अब एक्सेप्ट नहीं। आपने कहा कि दो चेहरे, और जिस तरह पीएचडी जो है अब एक ही उनका लक्ष्य है 370 वापस लाना, और आपने कहा कि 370 की जो है अमेंडमेंट पहले ही इन सरकारों ने की है। तो क्या आपको लगता है कि जो आम कश्मीरी, आम शहरी है वहाँ का, क्या वो ये सब चीज़ें नहीं जानता कि जो लोग आज 370 की बातें कर रहे हैं उन लोगों ने ही 370 को हटाया है? क्या आपको लगता है कि इसके बाद भी कश्मीरी जो है इनको चूज करेगा? किसी कीमत पे कश्मीरी इनको एक्सेप्ट करके राजी नहीं है, इस बात को आप मान लीजिए। 370 का हटना कश्मीर जिस प्रकार से मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स दूंगा मसूद साहब। कश्मीर का आम नागरिक जितना खुश है आप यकीन नहीं कर सकते। मैं अभी पिछले दिनों कश्मीर में था, मेरी बात एक टैक्सी वाले से हो रही थी, इनोवा गाड़ी थी उसके पास। मैंने कहा भाई आज कितना कमाते हो दिन का? वो कहते हैं 7,000 रुपया पर दिन कमाता हूँ मैं। मैंने कहा क्या लगता है इस वक्त जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, सरकार है, ये क्या? वो ये कह रहा था यही होनी चाहिए, यही सरकार होनी चाहिए। कम से कम आज हम अपने बच्चों को पाल सकते हैं। आज हर पेरेंट ये कह रहा है कि यही सरकार होनी चाहिए, क्योंकि आज हमारे बच्चे पिछले 3 सालों से स्कूल जा रहे हैं। आज हर कोई होटल वाला, बिजनेसमैन, दुकानदार, रेडी वाला, सिंपल से सिंपल, गरीब से गरीब बिजनेसमैन ये चाह रहा है कि यही सरकार होनी चाहिए, क्योंकि आज हम अच्छी तरीके से रोजी रोटी कमा रहे हैं, आज हम बैंक का कर्जा उतार रहे हैं। आज मेटाडोर वाला, ऑटो वाला, टैक्सी वाला, हर आदमी चाहता है ये सरकार होनी चाहिए। आप मुझे बताइए, जब 370 था, 370 हटने से पहले रोज़ बंद, रोज़ कैलेंडर, रोज़ पथराव, रोज़ हड़ताल, रोज़ प्रोटेस्ट, कोई स्कूल नहीं खुलता था, पेरेंट्स परेशान थे, दुकानदार परेशान थे, टैक्सी वाला परेशान था। आज हर सेक्शन, एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो इस कश्मीर में है वो ये चाहता है कि ये सरकार रहे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए, ताकि हम शांति से अपने जीवन को व्यतीत कर पाएं। इसमें कोई दो राय नहीं, और किसी कीमत पे इनको नहीं एक्सेप्ट करेंगे। आपने कहा कि महबूबा ने 2014 में हमारे साथ किया गठबंधन, और आज महबूबा बोलती है कि भाजपा अलग है। लेकिन जो पीडीपी ने गठबंधन किया, उन्होंने ये कहा कि हमने ये सोचा था कि ये वाजपेयी की भाजपा है, लेकिन वो निकली नहीं। और मैंने एक इंटरव्यू सुना एस दुल्लत का, जो रॉ के चीफ हैं और कश्मीर के एक्सपर्ट थे, उनने कहा कि ये सच है कि अब जो वो भाजपा है वो वाजपेयी की भाजपा नहीं रही, क्योंकि वाजपेयी जी खत्म हो गई और वो वाली भाजपा भी खत्म हो गई। तो इसको किस तरह देखते हैं? अब इन जो दो बयान है वो बराबर सेम बयान है। कहीं ना कहीं वो लगता है कि वाजपेयी की जो भाजपा वो खत्म हो गई है। कोई भी पार्टी है वो विचारों के आधार पे चलती है, किसी व्यक्ति के आधार पे नहीं चलती है। हाँ, ये बात अलग है जो पारिवारिक पार्टियां हैं, जो फैमिलीज की पार्टीज हैं, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जैसे मुफ्ती साहब की पार्टी है, जैसे दूसरी कोई अन्य पार्टी है, बाहर भी बहुत सारे प्रदेशों में है, वो एक परिवार के विचार से चलती है। ये सबको पता है। इतने बेवकूफ़ जम्मू कश्मीर में नहीं है लोग जिनको ये नहीं पता है कि भारतीय जनता पार्टी विचारों की आधारित पार्टी है, एक मैनिफेस्टो आधारित पार्टी है। ये किसी व्यक्ति की पार्टी नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद मुरली मनोहर जोशी जी आए, आडवाणी जी आए, अन्य लोग आए और मोदी जी आए, तो वो कैसे कह सकते हैं कि ये किसी व्यक्ति द्वारा संचालित कोई पार्टी है? एक बात। दूसरी बात, जब उन्होंने
पार्टी के साथ, बीजेपी के साथ गठबंधन किया, तो मुफ्ती साहब का जब इंतकाल होता है तो उसके बाद क्या उनको ये साल नहीं लगा कि भाई इस वक्त वाजपेयी की पार्टी नहीं, ये मोदी जी की पार्टी है, ये मोदी जी आज नेतृत्व कर रहे हैं, ठीक है। फिर 2 साल चले, तब भी उनको नहीं समझ आया। फिर जब हमने खुद उनको निकाला तब उनको समझ आया। क्या यदि उनको 3 साल तक ये पता नहीं चला कि ये वाजपेयी जी की पार्टी है और आज इसके लीडर नरेंद्र मोदी जी हैं, तो मुझे लगता है कि ये लोगों को अभी गुमराह कर रहे हैं। लेकिन ये तो चाह रहे थे कि पूरे 6 साल बैठे रहे। लेकिन उसके अलावा पूरे देश से आवाज़ें आ रही हैं, जो भाजपा है वो एंटी माइनॉरिटीज़ पार्टी है, तो ये क्यों आ रही फिर आवाज़ें? अगर आप बोलते हैं कि इस तरह की सोच नहीं है, हमें ये सब चीज़ें इंटरनेट में ट्रेंड करते हुए नज़र आती हैं कि भाजपा को आज भी कहा जाता है एंटी माइनॉरिटीज़ पार्टी। भाजपा के खिलाफ और क्या पॉइंट मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहा है ना कुछ। कांग्रेस को 2G 3G, ए राजा, पता नहीं वो राजा, कलमाड़ी, पता नहीं कौन कौन से स्कीम। लेकिन तो आपने मजहब की लाइन पकड़ी, इस तरह भी उन स्कीम्स में वो घेरते थे पार्टीज को। भाजपा विकास की दृष्टि से सबसे आगे, भाजपा सुरक्षा की दृष्टि से आगे, भाजपा भारत के स्वाभिमान की दृष्टि से सबसे आगे, भाजपा एक ग्लोबल नेतृत्व करने के लिए सबसे आगे। अब इनको कुछ नहीं मिल रहा है, अब वो मजहब के नाते पे आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, मुझे एक भी कोई इंसिडेंट बताइए जहां पे मजहबी, जहां पे धार्मिक किसी इंसिडेंट में भारतीय जनता पार्टी इन्वॉल्व रही हो। आपकी स्पोक्स पर्सन जो नुपुर शर्मा, उन्होंने जो इतना बड़ा बयान दिया और देश में तहलका मचा, क्या आपको लगता है कि इससे ठेस नहीं पहुंची मजहब को? मैं आपको बताऊंगा, देखिए, किसी कोई बड़ी चीज होनी चाहिए। एक व्यक्ति की लाइन को पार्टी की लाइन नहीं मानना चाहिए। वो एक व्यक्ति नहीं था, वो इस टाइम आपके स्पोक्स पर्सन टीवी पे थे, तो वो आपकी एक सोच थी टीवी पे। जिस टाइम आप नेशनल टीवी पे किसी स्पोक्स पर्सन को बेचते हैं, वो एक पार्टी को बेचते हैं आप, तो क्या आपको लगता है वो गलत था? ठीक है ना, ये बात आपको लगता है वो गलत था? आपने कहा कि वो गलत। जवाब सुनिए ना, मैं इस वक्त आपको कोई बयान दे रहा हूं। एक व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता है, कब किससे क्या गलती हो जाए, इस संसार में, इस दुनिया में कोई संपूर्ण नहीं है, हम इंसान हैं। लेकिन उस गलती को भी पार्टी ने स्वीकार नहीं किया, पार्टी ने अपना एक्शन लिया। एक बात ठीक है, मुझे ये बताइए, आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि भारत एक संविधान से चलता है ना? यदि किसी एक इंडिविजुअल ने, यदि किसी एक व्यक्ति ने कोई गलत बात की या कोई गलत कदम उठाया, उसके लिए हमारे पास कानून है, उसके लिए हमारे पास संविधान है। कौन सा ऐसा संविधान, कौन सा ऐसा कानून अलाउ करता है कि मैं सड़कों पे आऊं, मैं देश की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाऊं? करता है क्या? उसके खिलाफ क्यों नहीं बोलते आप? किसने उनको परमिट किया? आप यहाँ किश्तवाड़ से लेके कन्याकुमारी तक पूरा हुड़दंग मचाते हैं, सड़कों पे आते हैं। एक मिनट, एक सवाल मेरा ये है कि आपने उनको एक इंडिविजुअल अगर सवाल मेरा ये है कि अभी नहीं, सवाल पूरा नहीं हुआ। एक व्यक्ति अगर कोई गलती करता है तो समाज में हमारे पास कानून व्यवस्था है, हमारे पास बाकी चीजें हैं, वो उसको निपटेगा। लेकिन किसी भी समाज के व्यक्ति को, किसी भी समाज के ग्रुप को, किसी भी एक समाज के एक समूह को अलाउ नहीं किया जाना चाहिए कि वो कानून को हाथ में लेके कुछ भी हुड़दंग मचाए, देश में अराजकता पैदा करे। ये कतई भी किसी भी कीमत। अब मुझे बताइए कि अब ये सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कोई कानून नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुस्तान का अलग चीज़ है और कानून के हिसाब से हर एक को सज़ा मिलनी चाहिए। आपने पार्टी से एक्सपेल किया, ठीक है, लेकिन जो गुस्सा हुआ वो ये हुआ कि 16 तारीख से 26 तारीख तक आप लोगों ने कुछ नहीं किया ना, उसके खिलाफ कोई एक्शन हुआ, उसके बजाय उसको सिक्योरिटी ये मिली कि उसको खतरा है। क्या आपको लगता है कि उस पर अगर एक्शन होता टाइमली, इस तरह का एक्शन होता है कि लोग जो उससे सेटिस्फाई होते, तो इस तरह की चीज़ें नहीं होती हिंदुस्तान में? देखिए, मैं अभी आपके सामने कोई बात रख रहा हूं, हो सकता है 2 दिन के बाद मेरी पार्टी तक पहुंचे, अगर मैं उनसे कोई गलत शब्द निकले, 4 दिन के बाद कोई पहुंचे या कोई इसको उठाए तब ये बात पहुंचे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मेरे सामने कैमरा लगा है तो इस वक्त पूरी भारतीय जनता पार्टी मुझे देख रही है। अलग अलग कामों में व्यस्त होते हैं। जब ये बात जहां पहुंची होगी, इमीडिएट इस पर एक्शन हुआ। इसमें ये नहीं देखना चाहिए अब 4 दिन 6 दिन लगे, इसमें जो ही बात कहीं पे किसी के संज्ञान में लाई गई तो इस पे एक्शन हुआ, ये एक पार्ट है। हाँ, अगर भारतीय जनता पार्टी के संज्ञान में पहले लाई गई या हमारी हाईकमांड ने पहले देखा, इसको इग्नोर किया, तब हम कह सकते हैं नहीं जी, उनने कहा हमें एक्शन नहीं लेना चाहिए, जो हुआ वो हुआ। उन्होंने पार्टी का जो एक्शन है पार्टी ने इमीडिएट कर दिया जब भी संज्ञान में आया। हाँ, जहाँ तक दूसरी बात आती है, मैं कहता हूँ कि जिस प्रकार से इस पूरे देश में इस बयान के बाद एक अराजकता बनाने का माहौल पैदा किया, वो खतरनाक है, वो डेंजरस है देश के लिए। किसी भी सेक्शन को, सोसाइटी के सेक्शन को किसी कीमत पे ये परमिशन नहीं है
कि कानून हाथ में लिया जाए, चाहे वो पार्टी है, चाहे वो ग्रुप है, चाहे वो समूह है, चाहे वो किसी भी पंथ से, ये नहीं होना चाहिए। अब मुझे ये बताइए कि अगर जैसे आपकी भाजपा की स्पोक्स पर्सन थी वो, अगर उसकी जगह कोई कांग्रेस स्पोक्स पर्सन होता और इस तरह देश की बेइज्जती होती, मिडल ईस्ट कंट्रीज से सामान रोके गए और पूरे हिंदुस्तान के जो है आर्टिकल्स नेशनल और इंटरनेशनल पेपर्स में आए और पूरी बाहर के देशों ने वो सब पढ़ा और देश की किस तरह ठेस पहुंची, मजहबी ठेस या देश को ठेस पहुंची, क्या आपको लगता है कि कोई और अगर होता इसकी जगह बीजेपी का के अलावा कांग्रेस का किसी और पार्टी का, तो उस पर अभी तक आपने एक्शन कर दिया होता है, आपने अभी तक 50-60 एफआईआर खुद लगवा दिए होते, लेकिन भाजपा ने कोई एफआईआर उसके खिलाफ नहीं लगवाया खुद। देखिए, आपको लगता है यहाँ पे इसको जितना आप इलास्टिक की तरह जितना जिस तरह नहीं, मेरा ये सवाल है कि जो लोगों का सवाल है ना, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके मन में यही सवालात हैं, अगर कोई और गलती करे उस पर आप एक्शन लेते हो, लेकिन अगर अपने घर कोई गलती करे उस पर एक्सपेल करके साइड कर देते हो। ऐसी बात नहीं, मैं कहूँगा पार्टी का अपना एक्शन होता है, कानून अपने सिस्टम से चलता है। ऐसे नहीं कि भाई मुझे मर्जी आए तो मसूद साहब ने अभी ये लफ्ज़ बोला तो मैं 60 एफआईआर लगाऊं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, ऐसा नहीं होता है। देश ऐसे नहीं चलता है, देश भावनाओं से नहीं चलता है, देश जज्बातों से नहीं चलता है। हमारे लिए भावनाओं के अतिरिक्त एक बुक है यहाँ पे, जिस किताब के आधार पे ये देश चलता है और उस किताब को एक तंत्र संचालित करता है। ऐसा नहीं कि मुझे मर्जी आई, नहीं इसने यहाँ पे गलत बोला, इसको फटाफट फांसी दीजिए। फिर क्यों? मुझे बताइए, यहाँ पे यासीन मलिक ने इतने कत्ल किए, ठीक है ना, उसने कन्फेस भी किया, तो क्या किया आपने उसे? जो एक संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में चीज़ें हैं उसी में आपने किया ना, उसके अलावा कोई किया? वरना एयरफोर्स के ऑफिसर्स को, परिवार को उसने हिट किया, उसके बाद उसने कन्फेस भी किया। इससे बड़ी गलती क्या हो सकती है? इससे बड़ा जुर्म क्या हो सकता है? क्राइम क्या हो सकता है? तो क्यों नहीं फांसी दी आपने उसको? क्यों उसके लिए भी लोग? आप मुझे बताइए, आज ही आपको एक और सवाल इसमें, एक और ये सवाल जुड़ता है। आपने यासीन मलिक की बात की, तो आप पे उस पर भी आपको इल्ज़ाम ये लगते हैं कि यासीन मलिक 2014 से आपकी सरकार है, तब से आपने कोई भी उसके खिलाफ फैसला नहीं लिया और अचानक आपने उसके सारे केस खोले और ये भी कहा, उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने वाजपेयी के साथ भी काम किया है, मनमोहन सिंह के साथ भी काम किया है, कितने प्राइम मिनिस्टर के साथ काम किया है। अचानक आप, देश किसी एक व्यक्ति की जबान से नहीं चलता, कानून से चलता है, किताबों से चलता है, तंत्र से चलता है, सिस्टम से चलता है। देश में इस प्रकार से मैं कल किसी बड़े ओहदे पे आ गया, इसको फांसी लगाओ, इसको अंदर करो, उसको इधर करो, उसको अंडरग्राउंड करो, ऐसे नहीं चलता है, सिस्टम से चलता है। जब एजेंसी, जो जांच एजेंसी है, उसने केस तैयार किया, फिर अरेस्ट किया, पहले नहीं। जो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो पहले अरेस्ट नहीं करती है और केस नहीं चलाती, वरना जो रूटीन में पुलिस करती है, पहले अरेस्ट करेगी फिर केस को वो इन्वेस्टिगेट करेगी। एनआईए पहले इन्वेस्टिगेट करती है, उसमें 2 साल भी लग सकते हैं, उसमें 3 साल भी लग सकते हैं, फिर अरेस्ट करती है, फिर चार्जशीट होती है। तो एनआईए ने जब उसको अरेस्ट किया आज से 3 साल पहले, उससे 3 साल पहले इस केस को इन्वेस्टिगेट किया होगा। 3 साल में उसने सारे सबूत जमा किए। तो आप सीधे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आपसे अपेक्षाएं होती है कि आप सच्चाई बताओ। इसलिए आपको भी पूरी इन चीज़ों की स्टडी होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए कि एनआईए ऐसा नहीं कि जाके अरेस्ट करेगी। एनआईए पहले इन्वेस्टिगेट करती है, 3 साल लगाती है, 2 साल लगाती है, पूरे एविडेंस कलेक्ट करती है, फिर चार्जशीट में वो एनआईए कोर्ट में चलता है, कोर्ट में फिर जज वो सज़ा देता है। उसमें कहीं मोदी जी का रोल नहीं है, उसमें कहीं अमित शाह जी का रोल नहीं है, उसमें कहीं पे भी होम मिनिस्ट्री का कंट्रोल नहीं है। वो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, इंडिपेंडेंट कोर्ट है। उनको जिस प्रकार की वहाँ पे जो चार्जशीट आई, उसके आधार पे उसने अपनी सज़ा दी। हाँ, ये जो इल्ज़ाम है कि 2014 में सरकार आई और यासीन मलिक को हमने कुछ नहीं किया, तो अगर कुछ नहीं किया होता तो वो आज उम्र कैद में नहीं होता इस 5-6 साल की इन्वेस्टिगेशन में। हाँ, अपने हाथ में नहीं है, होम मिनिस्टर के हाथ में नहीं, आओ भाई सज़ा सुनाओ, आओ मोदी जी के हाथ में नहीं है, यासीन मलिक को पकड़ के लाओ, ठोको फांसी, वो नहीं होता है। वैसे देश नहीं चलता है। देश सिस्टम से चलेगा, देश तंत्र से चलेगा। उस सिस्टम की रखवाली हमने करनी है, क्योंकि हम जिम्मेदार पार्टी के कार्यकर्ता हैं। चलो एक आखिरी सवाल जम्मू कश्मीर को लेके, कि जिस तरह आपकी पार्टी कहती है कि आपकी बार 50 से पार, क्या आपको लगता है कि सही मायनों में आप इस बार 50 से पार लेंगे? और इसके पीछे क्या आपकी मतलब रीजंस हैं, किस तरह आपने रिसर्च किया कि आप 50 से पार ला सकते हैं सीटें? बात सिर्फ रिसर्च की नहीं है। एक पॉलिटिकल, एक जो राजनीतिक प्राणी होता है, वो लोगों के बीच में जाके नब्ज़ देखता है।
रिसर्च जो होते हैं, रिसर्च स्कॉलर्स करते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, जो कहीं यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, वो रिसर्च करके कोई आंकड़ा ऊपर नीचे करते हैं। एक पॉलिटिकल एनिमल जो होता है वो लोगों के बीच में होता है। मैं अगर लोगों के बीच में हूँ, मुझे पता है, मुझे पूरी नब्ज़ पता है कि नहीं, मैं अगर ज़िले किश्तवाड़ में एक्टिव हूँ, ये सीट किस तरफ जा सकती है, यहाँ पे एक समीकरण क्या बैठ सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी इतनी सक्रिय पार्टी है इस वक्त जम्मू कश्मीर में, यहाँ पे अपना हम नब्ज़ खुद देख सकते हैं, यहाँ पे हम अपना मतलब फ्यूचर भविष्य ये बता सकते हैं। राजनीतिक एक प्राणी होने के नाते और एक राजनीतिक सोच समझ सूझबूझ होने के नाते हम ये तय कर सकते हैं कि हम कहाँ पे हैं और हम कहाँ तक जा सकते हैं। जिस प्रकार से यहाँ के समीकरण बने हुए हैं जम्मू कश्मीर में, इस वक्त जो समीकरण बने हुए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की कमिटमेंट थी, चाहे हमने 370 हटाना था, चाहे हमने 35 को हटाना था, चाहे यहाँ पे हमने ये डिलिमिटेशन करवानी थी, चाहे यहाँ पे और भी जो हमने कमिटमेंट्स की थी, इन कमिटमेंट्स को पूरा होने के आधार पे अपनी राजनीतिक सूझबूझ समझ को इम्प्लीमेंट करते हुए, क्रियान्वित करते हुए हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं। एक होता है कि राजनीतिक कोई सभा चल रही है तो मैं भाषण में कोई भी बात कर दूं, लेकिन मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति के सामने बैठा हूं। आपका चैनल बहुत लोग देखते हैं, ये कोई ज़बरदस्ती की चापलूसी नहीं है, इसकी रीच बहुत है, और मैं यहाँ पे ऐसी कोई भी गलत बात नहीं कहूँगा जिससे इस चैनल की शान में कोई कमी हो, क्योंकि आप बड़ा सोच समझ के इंटरव्यू लेते हैं। ऐसी कोई भी बात गलत नहीं करूँगा, फॉल्स नहीं करूँगा जिससे इस चैनल की शान में कमी हो। और इसके साथ साथ मैं एक बहुत बड़ी पार्टी का एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, इस देश की नहीं, इस दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का एक जिम्मेदार कार्यकर्ता हूँ, और उस जिम्मेदारी को समझते हुए अपनी राजनीतिक सूझबूझ का पूरा इस्तेमाल उपयोग करते हुए मैं इस नतीजे पे हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पे सरकार बनाएगी। सीटें 50 के पार एक लक्ष्य दिया है हमारे स्टेट प्रेसिडेंट साहब ने कि 50 से ज़्यादा हमने सीटें लानी है। लेकिन मैंने जो बात कही, मैं इसको दोबारा दोहराऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पे सरकार बनाएगी जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जो हमारी राजनीतिक सूझबूझ है, हम जो लोगों की नब्ज़ देख रहे हैं, लोगों की उम्मीदें, अपेक्षाएं, आकांक्षाएं मोदी जी से जुड़ी है, पार्टी से जुड़ी हुई है, यहाँ पे व्यक्ति से नहीं जुड़ती है। पहली एक ऐसी पार्टी है जो व्यक्ति विशेष की न होके एक विचारों के आधार पे चलती है। इसलिए इन विचारों को एक्सेप्ट करके, अडॉप्ट करके लोग कह रहे हैं कि हमें बीजेपी लानी है, हमें बीजेपी ही इस जम्मू कश्मीर का भविष्य अच्छा कर सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।